Hello and welcome all of you. Today we will discuss the topic of Cournot model of oligopoly. यानी आज के इस वीडियो के अंदर हम जो है अल्पाधिकार का कुर्नो मॉडल है उसको डिस्कस करेंगे। तो ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम अल्पाधिकार का अर्थ जानते हैं। हमें पता है कि अल्पाधिकार जो वो अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार का ही एक भाग है। अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर एक तो एकाधिकारी प्रतियोगिता होती है, एक इसके अंदर द्वाधिकारी प्रतियोगिता होती है और एक इसके अंदर जो अल्पाधिकार होता है। तो अल्पाधिकार और जो द्वाधिकार है उसके अंदर बिल्कुल ही थोड़ा सा डिफरेंस है। द्वाधिकार के अंदर जो वो फर्मों की संख्या केवल 2 ही होती है, वो भी अल्पाधिकार का ही एक प्रकार है। हम कह सकते हैं कि वो भी अल्पाधिकारी है, क्योंकि अगर 1 से ज़्यादा है और 10 से कम है तो वो भी एक प्रकार का अल्पाधिकारी, लेकिन उसके अंदर 2 ही होते हैं, इसलिए उसको जो है कई बार हम ड्यूपोली या द्वाधिकार कहते हैं। तो जो अल्पाधिकार होता है उसको हम जो वो अंग्रेजी के अंदर ओलिगोपोली कहते हैं। अब देखिएगा, ये जो ओलिगोपोली शब्द है ये ग्रीक भाषा के ओलिगोई और पोली से मिलकर के बना है। तो ओलिगोई का जो अर्थ होता है वो होता है बहुत ही थोड़े या कुछ, और पोली का अर्थ होता है नियंत्रण। तो इस प्रकार से जब कुछ का ही नियंत्रण हो तो उसको हम अल्पाधिकार कहते हैं। अल्प का मतलब थोड़ा, अधिकार का मतलब नियंत्रण, कि जब किसी चीज़ के ऊपर थोड़ों का नियंत्रण होता है तो उसे हम अल्पाधिकार कहते हैं। तो यहाँ पर हम बाजार के प्रकार कर रहे हैं, तो यहाँ पर जब बाजार के ऊपर कुछ ही विक्रेताओं का नियंत्रण होता है तो उसे हम जो अल्पाधिकार कहते हैं। तो अल्पाधिकार जो होता है एक ऐसी बाजार प्रणाली होती है जिसमें किसी वस्तु के कुछ ही विक्रेता होते हैं और इनकी जो संख्या होती है वो 2 से लेकर के 10-12 तक हो सकती है। और ये जो अल्पाधिकारी होते हैं ये समरूप वस्तु का भी प्रोडक्शन कर सकते हैं और इनके द्वारा जिन वस्तुओं का प्रोडक्शन किया जा सकता है उनमें विभेद भी पाया जा सकता है। तो ऐसा ये आवश्यक नहीं है कि अल्पाधिकारियों द्वारा जो है आवश्यक रूप से समरूप वस्तुओं का प्रोडक्शन किया जाए या आवश्यक रूप से जो वस्तु विभेद वहाँ पर हो। तो हो भी सकता है वस्तु विभेद और नहीं भी हो सकता। अब हम अल्पाधिकार के जो मॉडल है जिसके अंदर जो वो संतुलन के निर्धारण की बात होती है, संतुलन की कीमत और संतुलन की मात्रा का, तो उसके जो परंपरावादी मॉडल है वो देखते हैं कौन कौन से है। तो परंपरावादी मॉडल उसमें एक तो कुर्नो का मॉडल है, दूसरा जो यहाँ पर जो है बर्ट्रैंड का मॉडल है और तीसरा यहाँ पर जो है एजवर्थ का मॉडल है। तो हम जो इन तीनों मॉडल्स को जो है डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के जो इस लेक्चर के अंदर हम केवल जो कुर्नो मॉडल को डिस्कस करेंगे। हम बाद में जो वीडियोज है उसके अंदर हम जो है बर्ट्रैंड मॉडल और जो एजवर्थ मॉडल है उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो जो कुर्नो का मॉडल है वो जैसा कि नाम से पता चल रहा है कुर्नो ने दिया, और कुर्नो जो थे वो फ्रांस के जो है सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे और इनका जो पूरा नाम था वो ऑगस्टीन कुर्नो था। उन्होंने 1838 ईस्वी के अंदर जो ये मॉडल दिया। तो ये जो अल्पाधिकार का जो कुर्नो का मॉडल है ये द्वाधिकार क्षेत्र के अंदर किसी भी वस्तु की कीमत और उत्पादन की मात्रा का निर्धारण करता है। यानी ये जो ड्यूपोली है, द्वाधिकार है, उस अवस्था के अंदर जो है एक जो बाजार होता है उसके अंदर किस प्रकार से संतुलन का निर्धारण होता है, किस प्रकार से उत्पादन की जो मात्रा होती है उसका निर्धारण होता है और कीमत का निर्धारण होता है, इसके बारे में हमें बताता है। तो आइए देखते हैं क्या है कुर्नो का मॉडल। तो कुर्नो का मॉडल शुरू करने से पहले हम जो इसकी मान्यताएं देखते हैं। तो इसकी कौन कौन सी मान्यताएं वो देखिएगा। पहली मान्यता है कि अर्थव्यवस्था के अंदर केवल 2 ही फर्में हैं। उन्होंने माना है कि अर्थव्यवस्था के अंदर ए और बी फर्म है। तो क्योंकि ये हमने शुरू में देखा कि ये जो कुर्नो का मॉडल है वो जो है ड्यूपोली है, द्वाधिकार मॉडल है, तो यहाँ पर केवल 2 ही उत्पादक हैं। दूसरी जो इसकी मान्यता है कि दोनों फर्में जो है कभी भी उत्पादन एक साथ शुरू नहीं करती। पहले बाजार के अंदर जो है कोई भी फर्म है, चाहे ए और बी, हो सकता है पहले बी ने प्रोडक्शन शुरू किया उसके बाद ए शुरू करता है, या पहले ए शुरू करे उसके बाद में जो बी आकर के जो अपना प्रोडक्शन शुरू करे, तो दोनों एक साथ जो प्रोडक्शन शुरू नहीं करते। नेक्स्ट जो इसकी मान्यता है कि दोनों फर्मों के पास में, इन्होंने जो एग्जाम्पल लिया उसके अंदर की ये कहते हैं कि दोनों के पास में एक पानी का कुआं है और उस पानी के जो कुआं है उसके वो जो है समरूप प्रोडक्शन करता है। यानी वहाँ पर पानी जो वो समरूप है, दोनों के पास एक एक कुआं है, ए के पास में भी और बी के पास में भी, लेकिन दोनों के अंदर जो है वो पानी है वो एक जैसा ही है क्वालिटी के मामले में। नेक्स्ट है कि दोनों फर्मों की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो शून्य है। आप ध्यान दीजिएगा कि जिस अवस्था के अंदर फर्म की अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन शून्य है तो वहाँ एमसी है वो भी शून्य होगी। अगर वहाँ एसी की बात करें तो एसी है वो भी शून्य होगी। अगर आप टीसी की बात करें तो टीसी है वो भी शून्य होगी। यानी दोनों फर्मों को जो है किसी प्रकार की कोई उत्पादन की लागत नहीं है।
नेक्स्ट है क्रेताओं की संख्या अधिक है, यानी खरीदार जो होते हैं वो काफ़ी मात्रा में होते हैं। और नेक्स्ट जो इनके एजम्पशन है कि जो मांग वक्र होता है वो एक सरल रेखा होती है और नीचे की तरफ गिरता हुआ मांग वक्र होता है। तो मांग वक्र ये दिखाता है कि एक वस्तु की कीमत और मांगे की मात्रा के बीच में ऋणात्मक संबंध होता है। कम कीमत के ऊपर अधिक वस्तुओं की मांग होगी और अधिक कीमत के ऊपर कम वस्तुओं की मांग होगी। नेक्स्ट है कि दोनों फर्में जो है उनको मांग वक्र के बारे में पूर्ण जानकारी है। दोनों फर्मों को अपने अपने मांग वक्र की जानकारी है कि किस कीमत के ऊपर जो मैं कितना सामान बेच सकती हूँ, उसको इस बात का पूरा ज्ञान है। नेक्स्ट जो अजम्पशन है वो ये है कि प्रत्येक फर्म ये मानती है कि उसका जो प्रतियोगी अपने उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन नहीं करेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अजम्पशन है कि जब भी ए प्रोडक्शन शुरू करता है तो ये मान करके चलता है कि मान लीजिए एक बार ए और बी ने शुरू कर दिया, उसके बाद ए जब अपने उत्पादन को चेंज करता है तो ये मानेगा कि मेरे उत्पादन चेंज करने के कारण बी अपना उत्पादन चेंज नहीं करेगा। और जब बी अपना उत्पादन चेंज करता है तो बी भी ये मानता है कि मैं जो प्रोडक्शन की मात्रा को चेंज कर रहा हूँ तो ए जो है उसको अपनी मात्रा को चेंज नहीं करेगा। हर बार चेंज होता है दोनों में ही, लेकिन फिर भी दोनों ये मान करके चेंज करते हैं कि दूसरा उत्पादक जो है वो वस्तु की मात्रा जो है उसको जो है चेंज नहीं करेगा। नेक्स्ट जो है प्रत्येक फर्म उत्पादन का निर्धारण जो होती है अधिकतम लाभ की मात्रा पर करती है। अब देखिएगा कि अधिकतम लाभ कब होता है। अधिकतम लाभ उस अवस्था के अंदर होता है जब टी आर माइनस टी सी यानी रेवेन्यू और जो टोटल कॉस्ट है उसका जो डिफरेंस होता है वो मैक्सिमम होता है। और संतुलन वहां पर होता है जहां पर एम आर इक्वल टू एम सी होता है। तो यहाँ पर क्योंकि टोटल कॉस्ट जो है जीरो है, टोटल कॉस्ट है वो जीरो है, तो जहां पर टी आर अधिकतम होता है वहीं पर जो है एक फर्म को अधिकतम लाभ होता है। और जहां पर टी आर अधिकतम है वहां पर एम आर जो होता है वो शून्य होता है। और एम सी क्योंकि ऑलरेडी शून्य है तो जहां पर टी आर अधिकतम होता है वहां पर एम आर इक्वल टू एम सी होता है, वो संतुलन का बिंदु भी होता है। तो आप इस चीज को जो है अपने दिमाग में रखिएगा कि भी जब हम संतुलन का निर्धारण करेंगे तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट होगी। क्या कि लाभ है वो टी आर और टी सी का डिफरेंस होगा और जो ये टी सी है वो शून्य है। तो ऐसे में जहां पर टी आर मैक्सिमम है वहीं पर प्रॉफिट है वो मैक्सिमम होगा। अब हमें पता है कि जहां पर टी आर अधिकतम होता है, ये आपने जो उत्पादन के सिद्धांत थे उसमें भी किया था कि जहां पर टी आर मैक्सिमम होता है वहां पर एम आर जो होता है वो शून्य होता है। अब क्योंकि कॉस्ट है वो ऑलरेडी शून्य है तो जहां पर एम आर शून्य है वहां पर उसके लिए मार्जिनल कॉस्ट भी बराबर होगी। तो ये जो है संतुलन का निर्धारण होगा और यहाँ पर जो वो उत्पादन की मात्रा का निर्धारण भी होता है। और जहां पर एम आर शून्य होता है वहां पर हमने देखा था कि भी मांग की लोच जो होती है वो इकाई के बराबर होती है। और इकाई के बराबर लोच होने का मतलब ये कि ये जो कुल पार्ट है उस पार्ट के जो दो बराबर हिस्सों में बांटती है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि प्रत्येक फर्म अपने उत्पाद को बाजार में प्रचलित कीमत पर ही बेचती है, कि बाजार में जो कीमत है उसके ऊपर बेचेगी, कि वो जो है अपनी उत्पादन की मात्रा को तय करेगी और उत्पादन की मात्रा के अनुसार जो भी कीमत बाजार में प्रचलित होगी उसी के ऊपर जो उसे अपना प्रोडक्शन बेचना पड़ेगा। अब हम जो इसकी व्याख्या करते हैं कि ये जो सिद्धांत है बड़ा ही सिंपल सा सिद्धांत है। आप इसको थोड़ा सा भी अगर ध्यान से सुनोगे, ध्यान से समझोगे तो आपके एकदम दिमाग के अंदर फिट बैठ जाएगा। तो कुर्नो ने अपने मॉडल के अंदर ये माना कि उत्पादन करने वाली केवल दो ही फर्में, जैसा कि हमने अजम्पशन में भी लिया था कि प्रोडक्शन करने वाली दो ही फर्में ए और बी का आप एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। और ये जो है पानी का उत्पादन शुरू करती है कि दोनों के पास में पानी का एक कुआं है और वो जो कुआं है उस कुएं के अंदर जो पानी निकलता है वो जो है बिल्कुल समरूप है और उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो शून्य है। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन शून्य है तो इसका मतलब फर्मों के लिए जो मार्जिनल कॉस्ट है वो भी शून्य होगी, यानी किसी भी फर्म को जो है किसी भी प्रकार की कोई लागत नहीं आ रही। फर्म जो है उसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो अपने लाभ को अधिकतम करना होता है। अब एक फर्म के लिए जो लाभ अधिकतम उस बिंदु के ऊपर होगा जहां पर टी आर और टी सी का अंतर जो मैक्सिमम होगा। और ये हमने पहले डिस्कस कर लिया कि भी टी आर और टी सी का अंतर उस अवस्था के अंदर यह मैक्सिमम होगा जब टी आर अधिकतम होगा। और जहां पर ये देखिएगा जब हम जो टी आर का बनाते हैं ये अपने पास में टी आर है और जहां पर ये टी आर अधिकतम होता है वहां पर एम आर जो होता है वो शून्य होता है। तो यहाँ पर क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो वो शून्य है तो यहाँ पर कॉस्ट और जो रेवेन्यू उसके बीच में मैक्सिमम डिफरेंस वहां पर होता है जहां पर टी आर अधिकतम होता है। इसलिए जिस बिंदु के ऊपर कुल आय और कुल लागत का अंतर अधिकतम होगा उसी के ऊपर जो है एक फर्म को लाभ भी अधिकतम होगा।
अब लागत जो वो शून्य है, इसलिए जिस बिंदु पर टी आर अधिकतम होगा उसी बिंदु के ऊपर जो लागत और जो टी आर है कुल आय है उसका अंतर अधिकतम होता है। और जो टी आर है जो है वो जो एक फर्म के लिए जो मांग वक्र का कार्य भी करता है। जिस बिंदु के ऊपर टी आर अधिकतम होता है उस बिंदु के ऊपर जो है एम आर शून्य होता है। जैसा कि आपने वो मॉडल डायग्राम बनाया था कि जहां पर ये जो है टी आर मैक्सिमम है वहां पर जो एम आर है वो शून्य है। और ये जो एम आर जहां पर शून्य है वहां पर एम सी के भी बराबर है, क्योंकि एम सी हमने पहले देख लिया शून्य है, तो एम सी और एम आर उसी बिंदु के ऊपर बराबर होंगे जहां पर एम आर शून्य होगा। और जहां पर एम आर इक्वल टू एम सी होगा वहां पर संतुलन भी होगा। अब ये रेखा चित्र है, बड़ा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल सा एक डायग्राम है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से नहीं देखोगे तो ये जो है आपके समझ में कम आएगा। तो शुरू के अंदर हमने ओ एक्स एक्स के ऊपर आउटपुट लिया है और ओ वाई के ऊपर कीमत ली है। और ये हमारे पास में जो है टी आर कर्व है जिसको आप जो है डिमांड कर्व भी बोलते हैं। तो ये जो डी डी है ये फर्म के लिए जो वो मांग वक्र है। और यहाँ पर ये दिखाया गया है कि भी बाजार के अंदर कुल 2000 वस्तुओं की मांग है, यानी 2000 इकाइयों की मांग है। हम ये कह सकते हैं कि बाजार के अंदर जो वो 2000 लीटर जो पानी की डिमांड है, कुल मांग। अब एक फर्म जो है, दोनों फर्में जो है कुल जो मांग है उस मांग को जो है अपने इस हिस्सों में बांटती है कि प्रत्येक फर्म जो है वो कितना कितना उत्पादन करे। अब शुरू के अंदर जो है ए फर्म आकर के प्रोडक्शन शुरू करती है और ये जो ब्लू लाइन दिखाई दे रही है आपको, ये जो है ए फर्म का जो है एम आर कर्व है, एम आर ऑफ ए। अब देखिएगा इस बिंदु के ऊपर क्योंकि अपने पास एम सी है वो क्या है, शून्य है, और इस बिंदु के ऊपर जो ये एम आर है वो शून्य है, तो यहाँ पर जो है संतुलन का बिंदु होगा। और जहाँ पर एम आर शून्य होता है वहाँ पर टी आर जो होता है वो मैक्सिमम होता है। तो इसी बिंदु के ऊपर टी आर और एम आर का जो डिफरेंस है वो मैक्सिमम है, यानी इस बिंदु के ऊपर फर्म को जो अधिकतम जो वो लाभ प्राप्त हो रहा है। तो ये देखिएगा ए बिंदु के ऊपर संतुलन है और यहाँ पर एक फर्म जो है क्योंकि ए बिंदु के ऊपर संतुलन है और यहाँ पर जो एम आर है वो शून्य है, तो जहाँ पर एम आर शून्य होता है वहाँ पर जो है वो इकाई लोच होती है और इकाई लोच होती है वो जो है कुल को जो 2 बराबर भागों में बांटती है। तो इसका मतलब जब एक फर्म जो है कुल उत्पादन का आधा हिस्सा प्रोड्यूस करेगी, कुल उत्पादन कितना है 2000 इकाइयों का, तो 2000 में से जब फर्म जो है आधा उत्पादन करती है तो आधा उत्पादन करने के बाद एक फर्म जो वो संतुलन में होती है और मैक्सिमम प्रोडक्शन वो प्राप्त करती है। तो ये देखिए ए जो है जिसने उत्पादन शुरू किया था वो जो है ओ ई मात्रा का प्रोडक्शन कर रहा है और ऐसे में जो कीमत है वो ई ए या ओ पी के बराबर कीमत ले रहा है। तो क्योंकि कुर्नो ने माना था कि भी पहले जो है ए फर्म या बी फर्म कोई भी जो है पहले प्रोडक्शन शुरू करेगी, दोनों जो वो एक साथ प्रोडक्शन शुरू नहीं करेगी। और अगर ये देखिए ये अगर 2000 की 2000 इकाइयों का प्रोडक्शन करता है तो यहाँ पर कीमत है वो शून्य होगी, क्योंकि इस बिंदु के ऊपर जो कीमत है वो शून्य है। तो ऐसे में इन फर्मों को जो कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा। अब इसके बाद में जो है ए फर्म आती है, बी ए ने तो अपना प्रोडक्शन शुरू कर दिया, इसके बाद बी फर्म आती है। अब बी फर्म के लिए जो बाजार के अंदर जो डिमांड बची है वो इन 1000 वस्तुओं की बची है। देखिएगा अब बी के लिए जो टी आर कर्व है वो ए डी हो गया। अब इसके लिए डी डी जो वो टी आर या जो मांग वक्र नहीं बचा, इसके लिए जो मांग वक्र बचता है वो ए डी बन गया। अब क्योंकि इतना जो हिस्सा है वो तो बी के हिस्से में चला गया, अब इतना बचता है। तो इसमें बी क्या करेगा कि अपना प्रोडक्शन वहां पर करेगा जहां पर उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। और मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए क्या जरूरी है, टी आर जो वो टी आर और टी सी का अंतर अधिकतम होना चाहिए, तो टी सी शून्य है। तो टी आर अधिकतम कहाँ पर होगा, जहां पर जो बी है उसका जो एम आर है वो शून्य होगा। तो हम पहले बी का जो एम आर कर्व बनाते हैं, ये जो रेड ब्लू लाइन है ये जो वो बी का एम आर कर्व है जो कि E1 बिंदु के ऊपर कट कर रहा है। अब देखिएगा कुल यहाँ पर कितनी इकाइयां बची थी, 1000। तो ये भी जो है इसका आधा प्रोडक्शन करेगा तो जो है वो अधिकतम लाभ प्राप्त करेगा, क्योंकि इसके लिए जो वो एम आर शून्य होना चाहिए और जहां पर एम आर शून्य होगा वहां पर जो वो इकाई की लोच 1 के बराबर होगी और जहां पर इकाई की लोच 1 के बराबर होगी वो इसको 2 बराबर हिस्सों में बांटेगी। इसका मतलब जब इसका आधा हिस्सा जो प्रोडक्शन करेगा तब जो है एक फर्म को मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। और ये ध्यान रखिएगा जो कुर्नो का मॉडल है उस कुर्नो के मॉडल के अंदर मैक्सिमम प्रॉफिट उसी बिंदु के ऊपर होगा जब फर्म बचे हुए उत्पादन का आधा हिस्सा प्रोड्यूस करती है।
तो यहाँ पर हिस्सा कितना बच गया था, 2000 इकाइयाँ थी, 2000 में से 1000 इकाइयों का प्रोडक्शन तो ए ने शुरू कर दिया। अब पीछे बची थी 1000 इकाइयाँ, अब उसमें से 1000 इकाइयों में से आधा हिस्सा यानी 500 इकाइयों का प्रोडक्शन जो बी शुरू करता है। ऐसा नहीं है कि भी बाकी बची हुई 500 इकाइयों का 1000 इकाइयों का प्रोडक्शन शुरू कर देगा। अगर बी बाकी बची हुई 1000 इकाइयों का प्रोडक्शन करता है तो उसको जो कीमत है वो शून्य मिलती है, ऐसे में उसको कोई प्रॉफिट नहीं होता। तो वो भी अपना लाभ अधिकतम करना चाहता है और इसलिए वो जो है 500 इकाइयों का प्रोडक्शन करता है और E1 बिंदु के ऊपर संतुलन में होता है। अब यहाँ पर उसे जो कीमत मिल रही है वो E1 बी कीमत मिल रही है, यानी जो रेड लाइन है वो बी की दिखाई जा रही है, जो बी फर्म है। तो ऐसे में कीमत उसके लिए OP1 निर्धारित होती है। इसका मतलब ये जो है वो 500 वस्तुएं जो बेच रहा है वो जो है ए के मुकाबले कम कीमत पर बेच रहा है, तो इसके कारण ए का जो प्रॉफिट है वो कम होगा, क्योंकि कुछ ग्राहक जो है ए के टूट करके बी के पास में आ जाएंगे, तो उसके कारण जो इसका प्रॉफिट कम होगा। अब ये अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करने के लिए फिर क्या करेगा वो आप ध्यान से समझिएगा यहाँ पर। अब ए ने कितना प्रोडक्शन शुरू किया था, 1000 इकाइयों का, उसके बाद 1000 बच गई थी, तो बी ने कितना किया, 1000 का आधा 500 इकाइयों का। अब जब बी ने 500 इकाइयों का कर लिया तो कुल जो है प्रोडक्शन कितना था, 2000 का। अब ए के लिए नेक्स्ट टाइम कितना बचता है, 1500 इकाइयों का। तो ऐसे में ए जो ये मान करके चलेगा कि 1500 इकाइयों का जो मार्केट के अंदर प्रोडक्शन बाकी है, और बी जो अपने उत्पादन में चेंज नहीं करेगा, क्योंकि कुर्नो ने ये मान्यता ली थी कि भी प्रत्येक ये मानेगा कि भी दूसरा जो है अपने उत्पादन की मात्रा को चेंज नहीं करता। तो बी जो वो 500 इकाइयों का प्रोडक्शन करता जाएगा। तो ऐसे में ए क्या करेगा, जो बचा हुआ प्रोडक्शन है 1500 इकाइयां, उसका आधा प्रोडक्शन जो वो शुरू करता है। अब आधा प्रोडक्शन शुरू करने का मतलब क्या है कि ये जो है वो 750 इकाइयों का प्रोडक्शन करेगा। अब जैसे ही बी ने जो है 750 इकाइयों का प्रोडक्शन शुरू करना शुरू किया, तो पीछे उत्पादन कितना बच गया, 1250 इकाइयों का बच गया, क्योंकि कुल 2000 है। तो फिर से दोबारा से जो बी जो है वो चेंज करेगा, क्योंकि इससे बी के प्रॉफिट मैक्सिमम नहीं बचे। तो जब बी चेंज करेगा तो ये मानेगा कि भी ए अपने उत्पादन को चेंज नहीं करता, वो 750 रखेगा। तो वो जो पीछे बचा हुआ उत्पादन है यानी 1250, उसका आधा करेगा 625। अब जब बी ने 625 का प्रोडक्शन किया तो फिर ए का प्रॉफिट मैक्सिमम नहीं बचा। फिर दोबारा से जो है ए ये मान करके कि जो 2000 में से 625 का मतलब ये हो गया अपने 1375। अब 1375 जो प्रोडक्शन बचा है, ए जो है इसका आधा प्रोडक्शन करेगा। अब ए जो है इसका आधा प्रोडक्शन करेगा क्या मान करके, बी अपने प्रोडक्शन को चेंज नहीं करेगा। फिर बी भी जो है वो चेंज करेगा ये मान करके कि भी ए अपने प्रोडक्शन को चेंज नहीं करेगा। तो इस प्रकार से जो ये प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी। तो इस डायग्राम के अंदर हम उस चीज को दिखा नहीं सकते, वो इसलिए नहीं दिखा सकते क्योंकि जो ये डायग्राम काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो लगातार जो है वो ए और बी जो है वो अपने उत्पादन को चेंज करते रहेंगे, और ये कब तक करते रहेंगे, जब तक एक कुल उत्पादन का 1/3 हिस्सा ए बनाने लग जाएगा, और उस उत्पादन का 1/3 हिस्सा जो बी प्रोड्यूस करने लग जाएगा, और उस उत्पादन का 1/3 हिस्सा कोई भी प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो इस अवस्था के अंदर जो वो संतुलन होगा, जब तीनों जो है ए बी कितना 666.6, बी बी 666.6 और शेष बचेगा वो 666.6। तो जब दोनों का प्रोडक्शन बराबर हो जाएगा तो उस अवस्था के अंदर दोनों संतुलन में होंगे। अब आप इसकी जो व्याख्या है वो उसको दोबारा देखते हैं कि मान लीजिए कि भी डी जो मांग वक्र है, जो ये दिखाता है कि भी कुल मांग जो है 2000 इकाइयों की है। अब पहले जो है ए अपना उत्पादन शुरू करता है और वो जो है OE उत्पादन के जो है वो करेगा, यानी कुल जो उत्पादन है उसका जो आधा उत्पादन जो वो ए करता है। अब इसी बिंदु के ऊपर जो है एक संतुलन में होगा, क्योंकि MR = MC है, और उसी बिंदु के ऊपर उसको अधिकतम लाभ प्राप्त हो रहा है, और इसके ऊपर जो कीमत निर्धारित होती है वो OP कीमत निर्धारित होती है। अब इसके बाद में जो बी अपना उत्पादन शुरू करता है ये मान करके कि ए जो है अपने उत्पादन में परिवर्तन नहीं करेगा, यानी ए जो वो 1000 इकाइयों का प्रोडक्शन करता रहेगा। इसलिए बी बची हुई कितनी, कुल 2000 थी, 2000 में से ए जो है
1000 इकाइयों का प्रोडक्शन कर रहा है, तो बची कितनी इकाइयाँ? 1000। तो उन बची हुई इकाइयों का आधा हिस्सा अर्थात 500 इकाइयों का प्रोडक्शन शुरू करता है। और जहाँ पर वो 500 इकाइयों का प्रोडक्शन करता है वहाँ पर जो उसका MR इक्वल टू MC है, यानी E1 बिंदु के ऊपर संतुलन में होता है। तो वहाँ पर जो कीमत निर्धारित होती है B के लिए, वो OP कीमत निर्धारित होती है, जो कि A से कम होती है। तो इस अवस्था के अंदर A के ग्राहक जो है B के पास आएंगे, उससे उसके लाभ कम होने शुरू हो जाएंगे। और जब ए के जो है अपने लाभ कम होंगे तो फिर से जो है अपने लाभ को अधिकतम करना चाहेगा। और अधिकतम लाभ करने के लिए वो क्या करेगा? पहले तो ये मान लेगा कि भी बी जो है अपने उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन नहीं करेगा, इसलिए वह अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए उस शेष उत्पादन बचता है उसका आधा हिस्सा प्रोड्यूस करेगा। तो ये 1/2 कुल उत्पादन कितना? 2000 इकाइयों का। ए ने के बी ने कितने का किया? 500 का। तो उसका आधा हिस्सा ये कितना हो गया? 1500। 1500 का जो है 1/2 हो जाएगा 750। तो 750 इकाइयों का जो प्रोडक्शन है करेगा। और जब ये 750 इकाइयों का प्रोडक्शन करता है तो उसके बाद में जो है वो बी अधिकतम लाभ की स्थिति में नहीं रहता। अब बी भी अपने उत्पादन की मात्रा को चेंज करता है ये मान करके कि ए जो 750 का प्रोडक्शन करता रहेगा, यानी अपने उत्पादन की मात्रा को चेंज नहीं करेगा। तो फिर ए कितनी इकाइयों का प्रोडक्शन करेगा? वही फार्मूला 1/2 माइनस गुणा में कुल उत्पादन कितना है? 2000 माइनस अब ए ने कितना किया? 750। तो बराबर कितना आ जाएगा? 1250। उसका जो है 1/2 हिस्सा, तो उसका 1/2 हिस्सा हो जाएगा 625। तो 625 इकाइयों का प्रोडक्शन जो बी शुरू करेगा। ये यहाँ पर दिखा रखा है कि किस प्रकार से कि भी बी जो अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए शेष जो उत्पादन की मात्रा उसका आधा हिस्सा, तो शेष उत्पादन क्या है? 2000 माइनस बी का ए का प्रोडक्शन ए ने 750 का किया है, तो 625 इकाइयों का प्रोडक्शन जो है वो बी करेगा। अब जो है ए के लाभ कम होने लगेंगे तो ए फिर क्या करेगा? अपने उत्पादन की मात्रा को चेंज करेगा और वो ये मानेगा कि बी इस बार चेंज नहीं करेगा अपने उत्पादन को, यानी वो 625 इकाइयों का प्रोडक्शन करता रहेगा। तो ये जो प्रक्रिया वो लगातार चलती रहेगी कि ए और बी जो है अपना उत्पादन चेंज करते रहेंगे, और ये तब तक करते रहेंगे जब तक ए कुल उत्पादन का 1/3 हिस्सा और बी जो है एक कुल उत्पादन का 1/3 हिस्सा प्रोड्यूस न करने लग जाए, और शेष जो हिस्सा है वो कोई भी प्रोड्यूस नहीं करेगा। इस प्रक्रिया के अंदर आप देखिएगा कि ए का जो उत्पादन है वो लगातार कम होता जा रहा है, क्योंकि ए ने शुरू में 1000 इकाइयों का प्रोडक्शन किया था, दोबारा उसने 750 इकाइयों का प्रोडक्शन किया, लेकिन जो बी है उसका प्रोडक्शन जो लगातार बढ़ता जा रहा है। बी जो वो शुरू के अंदर 500 इकाइयों का प्रोडक्शन करता है, नेक्स्ट टाइम जो वो 625 इकाइयों का प्रोडक्शन करता है, और ये जो वो प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी, यानी ए का उत्पादन तब तक कम होता रहेगा और बी का उत्पादन तब तक बढ़ता रहेगा जब तक दोनों का उत्पादन बराबर ना हो जाए। और जब दोनों का उत्पादन बराबर होगा तो दोनों जो है 1/3 हिस्सा जो प्रोड्यूस करेंगे। अब ए फर्म का जो है ये प्रक्रिया रहेगी कि ए जो है वो 1000 इकाइयों का, नेक्स्ट टाइम जो 750 इकाइयों का, इसी प्रकार से ये प्रक्रिया चलती रहेगी और ये जा करके रुकेगी 666.6 इकाइयों पर। इसी प्रकार से जो बी है वो फर्म उसका उत्पादन जो वो शुरू में 500 इकाइयों का, फिर 625, और फिर ये लगातार बढ़ता बढ़ता 666.6 के ऊपर जा करके रुकेगा। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ए का जो उत्पादन है वो लगातार कम होता जा रहा है और बी का जो उत्पादन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और दोनों जो है एक बिंदु के ऊपर जाकर के बराबर हो जाते हैं, और जहाँ पर ये दोनों बराबर होते हैं वहाँ पर जो है फर्में संतुलन में होंगी, और उस अवस्था के अंदर दोनों फर्में जो है 1/3 जो है वो उत्पादन करेंगी। इस प्रकार से अल्पाधिकार के अंदर फर्म के जो कीमत तय होती है वो कुल बाजार के जो 1/3 मांग के आधार पर तय होती है, यानी कुल मांग जो थी वो जो थी वो 2000 इकाइयों की थी, तो एक फर्म के लिए जो मांग है वो 666.6 इकाइयों की है, तो उसी के आधार पर जो है वो कीमत तय होती है। लेकिन यहाँ पर ये देखिएगा कि ये जो कीमत है वो एकाधिकारी कीमत से तो कम होती है, यानी मोनोपोली के अंदर जो कीमत होती है, लेकिन जो पूर्ण प्रतियोगिता होती है उससे कीमत अधिक होती है। पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर AR इक्वल टू MR होता है, और हमें पता है कि इसके अंदर संतुलन जो था वहाँ पर MR इक्वल टू MC, तो जब MC शून्य है तो MR है वो भी शून्य होगा, और अगर MR शून्य है तो वहाँ पर जो वो कीमत भी जो है वो शून्य निर्धारित होती है, क्योंकि
MR जहाँ पर शून्य है इस बिंदु के ऊपर है, तो यहाँ पर अगर संतुलन है तो वहां पर कीमत भी शून्य होगी। अब ये देखिएगा संतुलन की जो एक मात्रा का निर्धारण कि कुल उत्पादन के अंदर से जो कितना हिस्सा जो प्रोड्यूस किया जाएगा उसका फार्मूला है 1/n+1। n यहाँ पर फर्मों की संख्या, मान लीजिए फर्मों की संख्या हमारे पास 2 है, तो 1 1+2, तो एक फर्म जो कितना हिस्सा प्रोड्यूस करेगी 1/3। अब अगर मान लीजिए कि भी फर्मों की संख्या 3 है तो 1/1+3, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 हिस्सा, 1/3 फर्में हैं तो एक फर्म ने 1/4 हिस्सा प्रोड्यूस किया, दूसरी ने 1/4 हिस्सा प्रोड्यूस किया, तीसरी ने 1/4 हिस्सा प्रोड्यूस किया, यानी कुल जो है 3/4 हिस्सा तो प्रोड्यूस होगा और 1/4 हिस्सा जो उसका कोई भी प्रोडक्शन नहीं करेगा। इसी प्रकार से अगर फर्मों की संख्या 5 है तो 1/1+5 बराबर हो जाएगा 1/6, तो प्रत्येक फर्म जो है 1/6 हिस्सा प्रोड्यूस करेगी पांचों फर्में, और 1/6 हिस्सा जो है अनप्रोड्यूस रहेगा, यानी उसका प्रोडक्शन कोई भी फर्म नहीं करेगी। अब इसकी आलोचनाएं में हम देखेंगे कि इसके अंदर जो वो कौन कौन सी कमियां हैं। तो सबसे पहले जो इसके अंदर कमी है कि कुर्नो ने माना कि बाजार के अंदर 2 ही फर्में 2 ही रहेंगी, तो इसके अंदर ये जो मान्यता ली गई कि बाजार के अंदर नई फर्में प्रवेश नहीं कर सकती, उसने इसको जो एक बंद मॉडल बना दिया है। और ये जो बंद मॉडल है ये ज़्यादा वास्तविक नहीं है, ये बहुत ही कम वास्तविक है। रियलिटी यही होती है कि बाजार के अंदर जो फर्में होती है वो कुछ हद तक जो वो आ सकती है, ऐसा पूर्णतः प्रतिबंध नहीं होता कि कोई फर्म बाजार में प्रवेश ना करे। दूसरी जो इसकी आलोचना है कि इसके अंदर ये नहीं बताया गया है कि फर्मों के अंदर जो उत्पादन में समायोजन है वो कितने समय के बाद होगा, यानी उसके अंदर जो कितनी समय अवधि होगी। जैसे शुरू के अंदर जो फर्म जो उसने आधा उत्पादन शुरू किया, लेकिन ए फर्म जो थी उसने आधा उत्पादन शुरू किया, ये 1/3 पर पहुंचने में कितना समय लेगी। जो बी फर्म थी उसने 1/4 हिस्सा शुरू किया, ये जो 1/3 पर पहुंचने में कितना समय लेगी। तो इस प्रकार से इसके अंदर जो उत्पादन की समायोजन अवधि है उसके बारे में नहीं बताया गया। नेक्स्ट है इसके अंदर कि इसके अंदर उत्पादन की लागत को शून्य माना गया है, कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कुछ भी नहीं है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता कि अगर आपको कोई भी वस्तु फ्री में मिल रही है, जैसे पानी या फ्री में मिल रहा है, तो भी उसके कुछ ना कुछ कॉस्ट होगी कि आपको जो वो उपभोक्ताओं तक सामान को पहुंचाना है, तो वहाँ पर जो है किसी वाहन में लेकर के जाओगे तो यातायात की लागत आएगी, या जो पानी है उसको किसी जो बोतल वगैरह में जो पैक करके लेके जाएंगे तो उसकी भी कॉस्ट होगी। तो कुछ ना कुछ कॉस्ट अवश्य आती है, ऐसा नहीं होता कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बिल्कुल ही शून्य हो। नेक्स्ट इसके अंदर ये माना गया कि दोनों फर्में जो उत्पादन की मात्रा को लेकर के प्रतियोगिता करती है। इसके अंदर कहीं भी कीमत का जो जिक्र नहीं था कि मैं कीमत कम करूंगा, बल्कि प्रत्येक फर्म जो थी कुल उत्पादन जो है उस उत्पादन का आधा हिस्सा प्रोड्यूस कर रही थी। तो यहाँ पर जो फर्में होती है उनमें उत्पादन को लेकर के जो वो प्रतियोगिता होती है। तो ये वास्तविकता जो हो सकती है और नहीं भी, लेकिन 100% सही नहीं है, क्योंकि ज्यादातर फर्में जो होती है उत्पादन की मात्रा को लेकर के प्रतियोगिता नहीं करती, बल्कि वो कीमत को लेकर के प्रतियोगिता करती है। नेक्स्ट इसके अंदर है कि इसमें ये माना है कि दोनों जो उत्पादक होते हैं वो समान मात्रा में उत्पादन करते हैं, कि ए और बी जो होता है वो एक समान मात्रा में उत्पादन करता है, लेकिन इनमें से एक भी अगर अधिक मात्रा में प्रोडक्शन करने लगता है तो उनमें आपस में जो है कंपटीशन बढ़ सकता है, और जब आपस में कंपटीशन बढ़ेगा तो उस अवस्था के अंदर जो है कीमत पूर्ण प्रतियोगिता कीमत के समान हो जाएगी, यानी यहाँ पर जो प्राइस है वो शून्य हो जाएगा। अब हम जो इसके अंदर मूल्यांकन वाला हिस्सा देखते हैं कि आपको ये टॉपिक कितना समझ में आया है। तो आप इन क्वेश्चन के जवाब दीजिएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन के जवाब आते हैं तो आपको ये टॉपिक पूरी तरह से समझ में आ चुका है। अगर ये जवाब आपको नहीं आते हैं या थोड़ी बहुत इसमें दिक्कत है तो एक बार पुनः आप इस टॉपिक को देखिएगा। तो सबसे पहला कि कुर्नो मॉडल की जो मान्यता क्या क्या है, तो इसमें कौन कौन सी मान्यताएं ली गई है। दूसरा, कुर्नो के मॉडल में दोनों फर्में आधा उत्पादन ही क्यों करती है, कि जब भी एक प्रोड्यूसर डिसीजन लेता है तो वो जो बचा हुआ उत्पादन है या जो उत्पादन का हिस्सा उसका आधा हिस्सा प्रोड्यूस करने का डिसीजन क्यों लेता है, उससे कम या ज्यादा क्यों नहीं। कुर्नो मॉडल में जो है कौन कौन सी कमियां हैं, इसकी जो कमियां आपको बतानी है।
और इसी के साथ अपना ये टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।